कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है रूलिंग द कंट्रीसाइड, यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन व्यवस्था, यानी शासन चलाना। यानी ब्रिटिश को जो है जो व्यापार से रूलिंग की ओर कन्वर्ट करना, यानी व्यापार से एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करना, शासन की तरफ बढ़ना, उसकी व्यापार का जो सोच था और व्यापारी से धीरे धीरे उन लोगों का जो है विचार जो है पैर उसकी कदम जो है वह रूलिंग यानी शासन की ओर बढ़ते चला गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जो शासन व्यवस्था था, चलाने का जो तरीका था वह किस रूप में था? बादशाह यानी मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह के बाद ब्रिटिश का जो शासन व्यवस्था था वह पूरी तरह से जो है वे दीवानी के साथ साथ बिना फ्री टैक्स जो व्यापार करने की जो सुविधा मिला, और ब्रिटिश यानी के पास कोई एक नया जो प्रस्ताव था जो फूट डालने और शासन करने का जो तरीका था, वे वहाँ का जो है कंपनी का अस्थाई बनाना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाना, या थ्री प्रेसिडेंसी का निर्माण करना। जो पहला उसका जो प्रेसिडेंसी था वह कलकत्ता और मद्रास और मुंबई में था। तो इस तरह से कंपनी का आमदनी किस रूप में होता था? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था यहाँ ज़्यादातर जो है वैसे नशीले पदार्थ जैसे नील की खेती करना, उन लोगों को यह सोच था कि यहाँ के लैंड का जो प्रोडक्शन है उस तरह का प्रोडक्शन किया जाए और समाज में रूलिंग किया जाए, उसको जो है ऐसा रूल बनाया जाए कि पूरी तरह से जो है हम समाज को एक समाज वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के हों या मध्यम वर्ग के लोग या किसी भी कैटेगरी के जो पब्लिक है उसको जो है इस तरह के बाधित किया जाए कि पूरी तरह से जो है अपना प्रोडक्शन को नील की खेती पर उस पर फोकस रहे। ब्रिटिश हमेशा सोचता था कि जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता उसी मुनाफा की ओर वह ज़्यादा पॉजिटिव होता था। जैसे रेशम की खेती कराना, ड्रग्स की खेती, नील की खेती, इस तरह पर उन लोगों का ज़्यादा फोकस होता था और भारतीय लोग उसको करना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उसको बार बार एक ही फसल का प्रोडक्शन को उपजाने से उसकी उर्वरा जो फर्टिलाइजेशन जो शक्ति होता था वह नष्ट हो जाता था। तो इस तरह की समस्या था, उन लोगों के पास एक ऐसी समस्या था कि जिसका कोई अस्थायी समाधान नहीं था। और ब्रिटिश का जो रूल था वो ग्रामीण टैक्स लेना, राजस्व की प्राप्ति कर लेना और नहीं उत्पादन करने के बाद उसके जमीन को पूरी तरह से छीन लेना, हथिया लेना, या उसके हथियाने छीन लेने के बाद दूसरे को दे देना। ये भी उन लोगों के पास डर बना हुआ रहता था कि हम यदि उसकी बात को नहीं मानते हैं, ब्रिटिश की बात को अवहेलना करते हैं या उसके अगेंस्ट में हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो हमें जमीन छीन लेगा। तो जीने का जो जीविका था, जीने का जो शासन, जो जीने का जो तरीका था उन लोगों का वह छीन जाए, इसका भी डर था। और ब्रिटिश के भी रूलिंग से यानी समाज के गांव में भी जो ब्रिटिश का जो आदमी था वह बहुत, उसका शासन व्यवस्था बहुत कड़ा था, रूल था। यदि आप प्रोडक्शन नहीं किए तो उसका टैक्स के साथ साथ आपको जो है ज़मीन पूरी तरह से हमेशा के लिए जो है आपसे वो छीन लिया जाता है। तो बच्चों इस तरह की जो व्यवस्था था, तो ब्रिटिश के जो राज करने का वह तरीका था वह सबसे भिन्न था। और शोषण भी का तरीका था कि शोषण क्या था कि जैसे फसल का जो प्रोडक्शन होता था बार बार एक ही फसल को प्रोडक्शन करना, यानी उनका सोच था कि यहाँ किसी तरह से शासन करने के बाद यहाँ की जो भी प्रोडक्शन, मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन जो शक्ति है उसको भी नष्ट कर देना, और यहाँ ड्रग्स जो है प्रोडक्शन करना, पब्लिकों को ड्रग्स पिलाना, यानी अफीम की खेती कराना, नील की खेती करना। जिस तरह से गांधी जी ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जो नील की खेती बार बार जो प्लांट को लगाने से उन लोगों का जो डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके कारण जो राइजिंग द कंट्रीसाइड हो रहा था,
यानी इसके विरोध में पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कंसिटाइज धीरे धीरे उनकी जो है सोच डेवलप होने लगा, बदलने लगा। उसके बाद जो है ये कंट्रीसाइड होने का मतलब है कि लोगों का एक जो स्टैंडर्ड था, वे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ वो जीना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश की जो कर जो अधिक था, वे कर भी देने से वे असमर्थ थे। और कर के साथ साथ उनकी जो है समस्याएं इतनी गंभीर थी कि पब्लिक उसको जो है ब्रिटिश से नाखुश हमेशा रहते थे, इसलिए कि पब्लिक की बात को वो मानता ही नहीं था। यानी उसके अगेंस्ट में हर काम जो वो करता था कि जो जिससे मुनाफा हो वही काम वो कराता था कि जिसके कारण उसके विदेशियों के बाजार में, यूरोपीय बाजार में जो है उसकी मांग ज़्यादा था। और इस तरह की सिल्क का भी व्यापार धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। जैसे बुनकर जो लोग हैं, जो बुनकर की जो खेती, बुनकर जो करते हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, चरखा जो चलाते हैं, इस तरह की जो है महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे बुनकरों के लिए एक चरखा का निर्माण किया। जैसे आपको बताया कि गांधी जी जो है स्वदेशी जो मूवमेंट किए थे, वह स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, ब्रिटिश के सामानों को बहिष्कार करना, यानी स्वदेशी सामान हो, यानी स्वदेश या देश में निर्मित सामान को जो है वह ज़्यादा फेवर में थे। पब्लिक को यही कहते थे कि स्वदेशी जो मूवमेंट था, यानी ब्रिटिश की जो सामान था, ब्रिटिश द्वारा यानी विदेश से जो भी सामान बनकर आता था उसका वह बहिष्कार करते थे। इसी का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में गांधी जी का विचार था कि जो भी ब्रिटिश द्वारा निर्माण किया गया है, ब्रिटिश स्वयं भाग जाएगा यदि उसकी सामान को हम ना खरीदें, उसकी सामान को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना करें, तो ब्रिटिश का सामान ही नहीं कोई लेगा, तो ब्रिटिश यहाँ क्यों रुकेगा। इस तरह की गांधी जी का सोच था। और निष्ठुरवादी यानी कुछ यहाँ के विचार वाले लोग जो हैं, कपड़े का जो जलाने की जो प्रथा था, जला भी देते थे ब्रिटिश की सामान। जैसे आज भी देखिए भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की जो समस्या है उत्पन्न हो गया है, उस तरह से चाइना सामान को बहिष्कार करना। उसी तरह से स्वदेशी मूवमेंट में भी यही था। गांधी जी सभी पब्लिक को कहते थे कि विदेशी ब्रिटिश द्वारा जो बनाया गया सामान उसको बहिष्कार करो, और देश में जो निर्मित सामान है उसको हम उपयोग में लाएंगे। जैसे आत्मनिर्भर बनाना। तो आत्मनिर्भर कब होगा, जब आप अपने घर में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा दें, उद्योग को सृजित करें, उद्योग बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो मजदूर या जो कामगार मजदूर हैं या टेक्निकल से पूरी तरह से जानकार व्यक्ति हैं, उनको जब तक के लिए सरकार द्वारा कोई फैसिलिटी या व्यवस्था नहीं मिलेगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर या कोई भी देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब सरकार उसकी पूरी फैसिलिटी और व्यवस्था देता है, तभी हो सकता है। जैसे बच्चों आज देखें, आज आपको फिलहाल में वर्तमान में आप देख रहे हैं कि चाइना सामान का बहुतों जगह जो है उसको जलाया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। आपके हर घर में वह बसा हुआ है, यहाँ तक कि आपके हर घर के साथ खिलौने से लेकर हर चीज़ में वह जुड़ा हुआ है। कैसे उसको आप कर सकते हैं, आपकी भरपाई कैसे हो सकता है, कब होगा, कब उसकी बहिष्कार का समर्थन मिलेगा, जब उसका सामान का प्रोडक्शन स्वयं करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तब हो सकता है, अन्यथा वह रुकने वाली चीज नहीं है। तो आत्मनिर्भर बनने से पहले इसी तरह से गांधी जी क्या करते थे कि रेशम की जो खेती, कपड़ा जो है, खादी का जो प्रोडक्शन, वो स्वयं चरखा चलाते थे, स्वयं कपड़ा को बुनते थे और बुनकर स्वयं उसी को पहनते थे। तो उस तरह के लिए आपको जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से जो है उस तरह का उद्योग, छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग या बड़ा जो उद्योग है वह निर्माण करना पड़ेगा। देश को हर एक जगहों में, स्टेट में उसका जो है व्यापार को फैलाना होगा, तभी जो है हम चाइना से मुक्ति ले सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो इस तरह की, उसी तरह से ब्रिटिश का जो सामान का जो स्वदेशी मूवमेंट में जो बहिष्कार हो रहा था, तो आखिर ये कपड़ा बनेगा कैसे। कपड़ा का यूज हम हर एक आदमी की आवश्यकता जरूरी है, भोजन, वस्त्र और आवास चाहिए ना,
जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन हमको इम्पोर्टेंट है, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और आवास भी चाहिए। तो वस्त्र के लिए जो है ब्रिटिश द्वारा बनाया गया जो भी सामान था, मेरे पास उस कोई साधन नहीं था, मिल नहीं था। अधिकतर मिल जो है अहमदाबाद में जो है, दूसरा सबसे बड़ा मिल जो है वह अहमदाबाद में ब्रिटिश लोगों ने खोला, ब्रिटिश का वह देन है। यानी जहां आसानी से मजदूर, बच्चों एक चीज पर ध्यान दें कि ब्रिटिश का जहां सुविधा अधिक मिलता है, या आज भी जहां सुविधा अधिक होता है वहीं इंडस्ट्री लगाया जाता है। जैसे आज हमारे देश में जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, इस पर जरा विचार कीजिए कि जिस तरह से बिहार में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार जब नहीं है तो यहाँ के मजदूरों को काम क्या मिलेगा? कि अपने समय को, बहुमूल्य जो समय है, इधर से उधर बैठकर वो बिता रहे हैं। जो आज ही महामारी के दौर में सभी लोग बड़ा बड़ा शहर को छोड़कर वे अपने घर के जो प्लान कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से व्यवसाय उनका क्या हो गया, रोजगार क्या हो गया, छिन गया, समाप्त हो गया। तो आत्मनिर्भर तभी हो सकता है, या बिहार में कोई भी कंपनी नहीं लगा, इसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि मजदूर लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ उनको आसानी से मजदूर मिल जाता है। यदि हम यहाँ से पलायन करना बंद कर दें तो अदर जो स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है या दिल्ली है, वहाँ मजदूर नहीं मिलेंगे तो कंपनी क्या करेगा? मेरे यहाँ वो फैक्ट्री लगाएगा। एकदम निश्चित है कि उसका जब मजदूर की स्कार्सिटी या प्रॉब्लम होगा या समस्याएं उत्पन्न होगा तो मेरे यहाँ जरूर आएगा। तो ये हमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं जो हम चले जाते हैं, या जाने के बाद कम ही में जो है हम पर वो शोषण भी करता है। हम जाते हैं कम में ही उसके यहाँ काम भी कर लेते हैं, यानी आसानी से उसको मजदूर मिल जाता है। यही ब्रिटिश का भी सोच था। ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि यहाँ उसको साधन अधिक मिलता था, इसलिए कि समुद्र के किनारे ज़्यादातर व्यापार करने, इसलिए कितना टेक्निक या इस तरह का टेक्निकल डेवलप नहीं था, विकसित नहीं था। आज से हम बैक करें 100 साल पहले तो इतना टेक्निकल डेवलप न होने के कारण वो समुद्री मार्ग से ही ज़्यादातर व्यापार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, यानी आयात जो निर्यात होता था, सामान को लाना, सामान को ले जाना, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, ये समुद्री मार्ग था। एक ही मात्र साधन था, वह समुद्री मार्ग था। तो समुद्री मार्ग से ब्रिटिश का जो प्रोडक्शन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सामान बनता था, वो समुद्री मार्ग से जाता। और समुद्री ज़्यादातर जो है मुंबई है, उसको साधन मिल जाता था। और ज़्यादातर जो कॉटन की जो सबसे ज़्यादा जो उत्तम किस्म की जो मांग है यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, भारत की जो कपास की जो खेती होता है, कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर जो होता है, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, वो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इस तरह के जगहों पर ज़्यादातर जो है कॉटन, इसलिए मिल वहाँ ज़्यादा खोला गया, इसलिए कि प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है वो दूसरे स्टेट में ले जाने पर उसकी खर्च ज़्यादा न बढ़े। इस खर्च को भी देखते हुए आसानी से हर सुविधा मिल जाए, हमको आसानी से खेत से जो है शहर की ओर आ जाए, और आसानी से मजदूर भी मिल जाए, आसानी से एक्सपोर्ट भी कर दें या इंपोर्ट भी, सामान भी मंगाना विदेशों से है या भेजना है तो आसानी से वह समुद्र के मार्ग से ले जाने में आसानी होता है और कम खर्च पड़ता है, जिसके कारण अधिकतर जो है वह समुद्र, यानी जहाँ बंदरगाह होता है, जहाँ टापू है, उसी बंदरगाह उसको कहते हैं कि 3 तरफ पानी होता है, 1 तरफ सूखा होता है, 3 तरफ समुद्री मार्ग होता है, जहाँ पर जहाज़ें जो है, बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर वो रुक जाता है। जैसे हवाई जहाज़ का इसको एयरपोर्ट होता है, बस अड्डा होता है जहाँ बस आकर के रुकती है। हर एक स्टेट को जो है उसको जोड़ा जाए, रोड से, सड़क से जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से समुद्री मार्ग को भी जोड़ने का, उस पर जो है बंदरगाह बनाया जाता है, टापू बनाए, उस पर जो है बंदरगाह पर क्या किया जाता है कि एक्सपोर्ट, यानी दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए या ले जाने के लिए उस बंदरगाह पर बड़ी बड़ी जहाज़ें लगता है, उस पर हम
उस सामान को विदेशों के बाजार में ले जा करके हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, बेच देते हैं। तो उससे मुनाफा ब्रिटिश को ज़्यादा होता था। ब्रिटिश यही सोचता था कि ऐसा खेती जैसे नील की खेती था, तो नील की खेती, एक नील भी क्या है, एक प्रकार का एक नशीला पदार्थ है जिससे वो प्रोडक्शन होता है। और नशीला पदार्थ को सबसे ज़्यादा भारत में जो है ब्रिटिश लोग ही, सबसे पहले पुर्तगाली ने अपनी कंपनी को स्थापित किया गोवा में। जो गोवा महाराष्ट्र का एक भाग है, गोवा आज़ादी के बाद तक वह पुर्तगालियों के अधीन था। यानी 1960 ईस्वी में पुर्तगालियों से जो है उसको स्वतंत्र किया गया। यानी भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा, फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश जो है सबसे लास्ट में आया। लेकिन ब्रिटिश सबसे ज़्यादा दिन तक यहाँ जो है व्यापार से रूलिंग, यानी हर ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना जो है क्या क्लियर करने लगा, अपनी शासन चलाना शुरू कर दिया। यानी शहर से भी बहुत से ऐसे शहर को भी वापस आया। कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर बनाया, मुंबई को भी बना दिया, उन्हें चेन्नई भी बनाया। जो 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश का, 3 प्रेसिडेंसी जो था, फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी कलकत्ता था, सेकेंड जो था मुंबई यानी मुंबई था, और थर्ड जो था वह चेन्नई था। तो इस तरह की तीनों जो प्रेसिडेंसी एकदम सेंटर था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी प्रोडक्शन होता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता। तो ब्रिटिश लोगों का यही सोच था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी रूलिंग करना, यानी रूलिंग चलाना, उनकी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टैक्स को वृद्धि कर देना। टैक्स लैंड जो है मजदूर वर्ग के लोग होते थे, या चारागाह भी होता था, चारागाह जो घूम कर जो जीवन व्यतीत करते थे वह टैक्स देना नहीं चाहते थे। इसलिए कि कुछ दिन 2 महीना यहाँ रह जाते थे, 2 महीना उस पहाड़ी पर चले गए। तो उन लोग सोचता था कि आखिर ये लोग जाते हैं तो हमको टैक्स मिलता नहीं है, तो इन लोग से टैक्स कैसे वसूला जाए। तो टैक्स वसूलने के लिए क्या किया कि वो एक कानून लगाया कि जो व्यक्ति अस्थायी रहेगा वही यहाँ का निवासी रहेगा। तो लोग भयभीत हो गया, आपसी में भय पैदा हो गया कि हम चले जाएंगे तो हम इस जमीन से छुटकारा हमको नहीं, फिर हमको कब्जा हो जाएगा, फिर हम यहाँ आकर कैसे जीविका। तो लोग अस्थायी रहना शुरू कर दिए, और अस्थायी रहने के बाद उनको टैक्स मिलने लगा। जैसे आप देखेंगे जंगलों में बहुत सारा, जैसे बिरसा मुंडा का भी आंदोलन देखे होंगे कि बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन किया। वहाँ की जो है आदिवासी लोग, जनजाति लोग क्या करते हैं कि जंगलों के प्लांटों को काट कर और उसको जो है लकड़ी बाजार में क्या करते थे, वो सेल करते थे। लेकिन ब्रिटिश को उसे जो है टैक्स नहीं मिलता था। तो टैक्स नहीं मिलता था, वो लोग क्या किया कि एक अस्थायी बनाया कि जो व्यक्ति अस्थायी रहेगा वही नागरिक होगा, और जो अस्थायी नहीं रहेंगे, जो घुमक्कर जो जीवन था इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, जो चारागाहों की जो स्थिति था घूम कर चराना, इस तरह की जो है उसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया और लोग अस्थायी रहने लगे। जिससे क्या हो गया कि वो ब्रिटिश को भी टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश हमेशा जो है शोषण का ही ख्याल, शोषण करना ही जानता था, और शोषण के साथ साथ यहाँ कुछ वैसे भी सभ्यता और संस्कृति को भी विकसित किया। जो लॉर्ड मैकाले ने जो है मेरे यहाँ इंग्लिश को जो है वो डेवलप किया। इस तरह की भावना से जो है परिचित है उन लोगों ने सबसे पहले जो है मेरे यहाँ इंग्लिश का प्रचलन जो था, लॉर्ड मैकाले ने जो है सबसे पहले यहाँ के लोगों को जो है उसके बारे में पढ़ाया। जो लिपि था, जो रोमन जो लिपि था, रोमन लिपि से अमानून थे। जो नया जो लिपि होता है तो आदमी उस पर जो है समाज के लोग उस पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि कौन सा लिपि है, थोड़ा सा उस पर जो है लोग ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो यहाँ की सभ्यता और मेरे यहाँ का जो कल्चर, जो देवनागरी जो लिपि था, वो देवनागरी लिपि से भारत में एक जो है नया लिपि जो रोमन लिपि आया, लॉर्ड मैकाले ने लेकर आया। और लॉर्ड मैकाले की बात से लोगों जो है ज़्यादा रूबरू होने लगे और ज़्यादा उस पर लोग जो है फोकस, एक नया सभ्यता को लेकर आया तो उस पर लोगों को ज़्यादा होने लगता है क्या चीज़ है। लोग आश्चर्य करते हैं कौन सी ऐसी भाषा है, उसके बारे में यहाँ के लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे, यहाँ भी जानने लगे कि रोमन एक लिपि है। तो इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाने की व्यवस्था स्थापित हो गया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।